आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 21 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। नंबर 1, Who among the following is not a stakeholder in insurance claim process? मतलब इंश्योरेंस की जो भी क्लेम प्रोसेस है तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शंस है इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेगुलेटर और टीपीए। इसका ऑप्शन सेकंड जो है ये इसका राइट आंसर है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ये क्लेम प्रोसेस में इनका कोई भी रोल नहीं होता है, इनका प्रेजेंस नहीं होता है। Question 2. Which of the following document is maintained at the hospital detailing all treatment done to an inpatient? मतलब नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें पेशेंट एडमिट होने पर उसके सारे डिटेल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऑप्शंस है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सेटलमेंट शीट, केस पेपर या हॉस्पिटलाइजेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इनमें से ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। केस पेपर में पेशेंट की सारी ही डिटेल्स मेंशन होती है और ये मेंटेन भी किया जाता है। Question 3. The amount of provision made for all claims in the books of the insurer based on the status of the claim is known as। मतलब क्लेम देने के लिए जो एक प्रोविजन किया जाता है उसके लिए जो अमाउंट का एक वैल्यू जिनको इंश्योरर के बुक में भी लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस है पूलिंग, प्रोविजनिंग, रिजर्विंग एंड इन्वेस्टिंग। तो इसका आंसर जो है रिजर्विंग है। रिजर्विंग मतलब जो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करने वाली है उसका एक रिजर्व रेडी रखना होता है ताकि जो भी क्लेम है उसका प्रोविजन हो सके। Question 4. Which of the following documents are not required to be submitted for permanent total disability claim? मतलब नीचे जो लिस्ट है उसमें से ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है। ऑप्शंस है ड्यूली कंप्लीटेड पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म साइंड बाय द क्लेमेंट, attested copy of first information report if applicable, permanent disability certificate from a civil surgeon or any equivalent competent doctors certifying the disability of the insured, fitness certificate from the treating doctor certifying that the insured is fit to perform his normal duties। तो इसमें से ऑप्शन 4 जो है फिटनेस सर्टिफिकेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के क्लेम करते वक्त। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन 5, self-examination questions. Question 1. Who among the following is considered as primary stakeholder in insurance claim process? मतलब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में सबसे प्राइमरी पार्ट किसका होता है। ऑप्शंस है कस्टमर्स, ओनर्स, अंडरराइटर्स, इंश्योरेंस एजेंट या फिर ब्रोकर्स। तो इसका सही ऑप्शन है कस्टमर्स। कस्टमर जो है ये पहले स्टेक होल्डर होते हैं इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में। Question 2. Girish Saxena's insurance claim was denied by insurance company. In case of a denial, what is the option available to Girish Saxena apart from the representation to the insurer? मतलब गिरीश सक्सेना का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया गया था। दोबारा से इंश्योरर कंपनी को अप्रोच करने के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शंस गिरीश सक्सेना के पास अवेलेबल है। ऑप्शंस है टू अप्रोच गवर्नमेंट, टू अप्रोच लीगल अथॉरिटीज, टू अप्रोच इंश्योरेंस एजेंट, नथिंग कुड बी डन इन केस ऑफ केस डिनायल। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2 टू अप्रोच लीगल अथॉरिटीज। लीगल अथॉरिटीज मतलब इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास ये जा सकते हैं या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स जो है उनके पास भी गिरीश सक्सेना जो है ये अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड ये इसका राइट आंसर है। Question 3. During investigation of a health insurance claim presented by Rajiv Mehto, insurance company find that instead of Rajiv Mehto, his brother Rajesh Mehto had been admitted to the hospital for treatment. The policy of Rajiv Mehto is not a family floater plan. This is an example of dash fraud. मतलब जब
हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आया तो उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कंपनी को ये पता चला कि जो राजू मेहतो ने क्लेम सबमिट किया हुआ है तो उनके जगह पे उनके भाई जिनका नाम राजेश है वो एडमिट थे। राजू मेहतो की जो पॉलिसी है वो फैमिली फ्लोटर में नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है impersonation, fabrication of documents, exaggeration of expenses, outpatient treatment converted to inpatient hospitalization। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है impersonation, ये इसका राइट आंसर है। जिसके नाम से पॉलिसी है वो एडमिट न होते हुए उसके फैमिली में से दूसरा ट्रीटमेंट लेता है और जिसकी पॉलिसी है उसके नाम से क्लेम किया जाता है, ऐसे फ्रॉड को इम्पर्सोनेशन कहा जाता है। फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बिल जो है उसकी अमाउंट बड़ी दिखाई जा सकती है और कभी कभी पेशेंट एडमिट नहीं है फिर भी वो एडमिट है ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो केस है राजू और राजेश मेहतो की, तो इसमें जो ऑप्शन इम्पर्सोनेशन है ये इस टाइप का फ्रॉड है। क्वेश्चन 4, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड इन अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें घर पे अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट तो वो कवर्ड किया जा सकता है? ऑप्शन है द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सच दैट ही शी कैन बी रिमूव टू द हॉस्पिटल बट प्रीफर नॉट टू। द पेशेंट कैनॉट बी रिमूव टू द हॉस्पिटल नर्सिंग होम फॉर लैक ऑफ एकोमोडेशन देयरइन। द ट्रीटमेंट कैन बी कैरिड आउट ओनली इन हॉस्पिटल नर्सिंग होम। ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज एक्सीडिंग 24 आवर्स। तो इसमें से ऑप्शन 2 जो है ये इसका राइट आंसर है। पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन कम है, तो ऐसे वक्त डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट जो है इसका कवर्ड इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैप्चर द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ट्रीट द इलनेस? मतलब नीचे जो कोड्स है उसमें से बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? ऑप्शन है ICD, DCI, CPT, PCT। तो ऑप्शन 3 CPT ये इसका राइट आंसर है। CPT मतलब करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। ये कोड जो है ये इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहे डॉक्यूमेंटेशन या फिर इलनेस के बारे में जानकारी के लिए या फिर उसकी तीव्रता को समझने के लिए। तो बस इस चैप्टर के लिए इतना ही। सारे चैप्टर्स जो है ये कवर कर लिए हैं। जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है वो स्पेशली मैं डिजाइन करूंगा आपके लिए, और जिस क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए हैं जो कि काफी डाउटफुल है और जिसका कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन लेने के बाद रेफर करने के बाद मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक ये जो मटेरियल है ये काफी है आपके एग्जामिनेशन पास करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप ये एग्जामिनेशन पास करें और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो कि काफ़ी हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है इसमें आप अच्छा काम कर सके।